गुड मॉर्निंग। देखिए, हम कल पढ़ रहे थे समाज के बारे में, जिसमें परिवर्तन पढ़ रहे थे। अब हम आज आगे पढ़ेंगे कि मूल्यों तथा मान्यताओं में परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चों तथा बचपन से संबंधित विचारों तथा मान्यताओं में परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकार के सामाजिक परिवर्तन में सहायक सिद्ध हुए हैं। एक समय था जब बच्चों को साधारणतः अवयस्क समझा जाता था। बचपन से संबंधित कोई विशिष्ट संकल्पना नहीं थी जो इससे जुड़ी हुई हो कि बच्चों के लिए क्या सही था अथवा क्या गलत। उदाहरण के लिए 19वीं शताब्दी के अंत में ये ठीक माना जाने लगा कि बच्चे जितनी जल्दी काम करने के योग्य हो जाएं या काम पर लग जाएं, बच्चे अपने परिवार की जो काम करने में मदद करेंगे 5 अथवा 6 वर्ष की आयु में प्रारंभ कर देते हैं। अर्थात हम कहें तो जो काम करने का उनका जो सामाजिक प्रवृत्ति है वो 5 या 6 वर्ष से शुरू होती है। 5 या 6 वर्ष में वो जो सहयोग है उसकी भावना के साथ विकसित हो जाते हैं। प्रारंभिक फैक्ट्री व्यवस्था बच्चों के श्रम पर आधारित थी। ये 19वीं सदी तथा पूर्व 20वीं शताब्दियों के दौरान बचपन जीवन की एक विशिष्ट अवस्था है। ये संकल्पना प्रभावी हुई। तब छोटे बच्चों का काम करना अविचारणीय हो गया। अर्थात जैसे जैसे जो फैक्ट्रियाँ खुली, उन फैक्ट्रियों में जो छोटे छोटे जो बच्चे थे उनका जो काम करना था वो सहयोग की भावना में नहीं आएगा, क्योंकि उस फैक्ट्री में काम करेंगे तो फैक्ट्री में तो हम मजदूरी की दृष्टि से काम करते हैं। तो जो माता पिता है वो तो काम कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो बच्चे जब काम करेंगे तो उसमें एक तरीके से गणनीय नहीं होगा। तो फिर बाल श्रम को कानून बनाया गया। उसी समय अनिवार्य शिक्षा संबंधी विचारों का जन्म हुआ तथा इससे संबंधित कई कानून भी पास किए गए। यद्यपि कुछ ऐसे उद्योग हमारे देश में हैं जो आज भी बाल श्रम पर कम से कम आंशिक रूप से आश्रित है। अर्थात कुछ जगह ऐसी है जहां हम अभी भी वर्तमान में भी बाल श्रम देखते हैं, बाल श्रम हमें दिखाई देता है। जैसे दरी बुनना, इसके अलावा छोटी चाय की दुकानें, रेस्टोरेंट, माचिस बनाना आदि। ये जगह ऐसी है जहां हमें छोटे छोटे बच्चे कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। बाल श्रम गैर कानूनी है, अर्थात हमारी सरकार ने नियम कानून बना रखे हैं कि छोटे बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते तथा मालिकों को मुजरिमों के रूप में सज़ा मिल सकती है। और अगर ऐसा कहीं पाया जाता है और अगर इसकी जांच होती है या कोई पकड़ में आता है तो उसे फिर सज़ा मिल सकती है। परंतु अब तक सामाजिक परिवर्तन के वर्गीकरण का सबसे सरल तरीका इसके कारक तत्व तथा स्रोत है। कई बार कारक तत्व पूर्व वर्गीकृत होते हैं, जैसे आंतरिक, जिनको हम अंतर्जात कहते हैं या आंतरिक कहते हैं, और बाहरी, जो हमें बाहर दिखाई देते हैं। सामाजिक परिवर्तन के 5 बृहद प्रकार के स्रोत अथवा कारण हैं, जैसे पर्यावरण, तकनीकी, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक। इसके बाद हम पढ़ेंगे पर्यावरण को। प्रकृति, पारिस्थितिकी तथा भौतिक पर्यावरण का समाज की संरचना तथा स्वरूप पर महत्वपूर्ण प्रभाव हमेशा से रहा है। विगत समय के संदर्भ में यह विशेष रूप से सही है जब मनुष्य प्रकृति के प्रभावों को रोकने अथवा झेलने में अक्षमता, अर्थात जो प्रकृति थी उस प्रकृति में वो बदलाव नहीं कर पा रहा था। तो वो फिर धीरे धीरे शुरू हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, जैसे जैसे तकनीक बढ़ी, तो हम प्रकृति का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करने लगे। उदाहरण के लिए मरुस्थलीकरण, वातावरण में रहने वाले लोगों के लिए एक स्थान पर रहकर कृषि करना संभव नहीं था, जैसे मैदानी भागों अथवा नदियों के किनारे आदि। अर्थात मैदानों के किनारे या जो नदियों के किनारे या मैदानों में जो कृषि करते हैं वो तो स्थायी होती है, लेकिन मरुस्थलीकरण के कारण जो कृषि है वो स्थायी तरीके से वो नहीं कर पाते थे। अतः जिस प्रकार का भोजन वे करते थे अथवा कपड़े पहनते थे, जिस प्रकार की आजीविका चलाते थे तथा सामाजिक अंतःक्रिया से सब काफ़ी हद तक उनके पर्यावरण के भौतिक तथा जलवायु की स्थितियों से निर्धारित था। अर्थात क्या होता है कि जैसी जैसी जलवायु होती है उसके अनुसार ही मनुष्य अपने आप को ढाल लेता है, उसके अनुसार ही मनुष्य हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या हुआ कि जो कृषि करते हैं वो कृषि भी फिर उसी के अनुसार क्या हो जाएगी, हम उसके अनुकूल हो जाएंगे, ऐसी कृषि करेंगे। अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने वाले लोगों के लिए भी ये सही था, अथवा
बंदरगाह पर स्थित नगरों, प्रमुख व्यापारिक मार्गों, अथवा पर्वतीय दर्रों अथवा उपजाऊ नदी घाटियाँ, अर्थात सभी जगह हर क्षेत्र में अलग अलग तरीका हमको देखने को मिलेगा। मरुस्थल में अलग प्रकार से कृषि करेंगे, मैदानों में अलग प्रकार से करेंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में अलग प्रकार से करेंगे और तटीय क्षेत्रों में अलग प्रकार से करेंगे। पर्यावरण जिस हद तक समाज को प्रभावित करता है वह तकनीकी संसाधनों के बढ़ने के कारण समय के साथ साथ घटता जा रहा है। प्रकृति द्वारा खड़ी की गई समस्याओं का सामना और अपने आप को उनके अनुरूप ढालना, और इस प्रकार भिन्न पर्यावरण के कारण समाजों के बीच आए अंतर को दूर करने में तकनीक हमारी मदद करती है। दूसरी तरफ तकनीक प्रकृति को तथा इसके साथ हमारे संबंधों को नए तरीकों से बदलती है। अतः ये कहना अधिक सही होगा कि समाज पर प्रकृति का प्रभाव घटने के बजाय बदल रहा है, अर्थात हमारे ऊपर जो प्रकृति का प्रभाव है वो घट नहीं रहा बल्कि बदल रहा है। धीरे धीरे अलग अलग तरीके से उसको हम काम में ले रहे हैं। आप पूछ सकते हैं कि कैसे ये सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण ने समूह को आकार दिया होगा, परंतु इसने सामाजिक परिवर्तन में क्या भूमिका अदा की होगी। इस प्रश्न का सबसे अच्छा, आसान तथा बढ़िया उत्तर प्राकृतिक विपदाओं में मिलेगा। अर्थात जो प्रकृति है उसने हमें किस तरीके से प्रभावित किया, तो हमें जो आपदाएं आती है उन आपदाओं के बारे में या आपदाओं से हमें उसके बारे में पता चल सकता है। अब आपदाएं कौन कौन सी है, जैसे त्वरित तथा विध्वंसकारी घटनाएं, जैसे भूकंप है। जमीन में क्या होता है, कंपन होता है, तो उसको क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़ अथवा ज्वारीय तरंगे, ज्वार भाटा की जो तरंगे, समुद्री जो क्षेत्र है वहाँ पर ज्वार भाटा की तरंगे हमको दिखाई देती है। जैसा कि दिसंबर 2004 में सुनामी की तरंगों से इंडोनेशिया, श्रीलंका, अंडमान द्वीप, तमिलनाडु के कुछ भाग इसकी चपेट में आए। समाज को पूर्ण रूप से बदल कर रख दिया। ये बदलाव अपरिवर्तनीय होते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं तथा चीज़ों को वापस अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आने देते। उदाहरण के लिए ये संभव हो सकता है कि उनमें से कई लोग जिनका व्यवसाय सुनामी के कारण नष्ट हो गया वे उसे पुनः नहीं पा सकेंगे तथा अधिकांश तटीय गांवों में सामाजिक संरचना पूर्णतः बदल जाएगी। प्राकृतिक विपदाओं के अनेकानेक उदाहरण इतिहास में देखने को मिल जाएंगे जो समाज को पूर्ण रूपेण परिवर्तित कर देते हैं अथवा पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण पश्चिमी एशिया अथवा खाड़ी जो देश है के रेगिस्तानी प्रदेशों में तेल का मिलना है। जिस प्रकार 19वीं शताब्दी में कैलिफोर्निया में सोने की खोज हुई थी, ठीक उसी प्रकार तेल के भंडारों ने खाड़ी देशों के समाज को बदल कर रख दिया। क्योंकि पहले लोग वहाँ पर जैसे कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर जाना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे तेल की खोज हुई तो वहाँ पर कई प्रकार से उन्होंने जो अपनी रिफाइनरियाँ थी वो लगाई, ठीक है, और व्यापार वहाँ से शुरू हो गया। सऊदी अरब, कुवैत तथा संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों की स्थिति आज तेल संपदा के बिना बिल्कुल अलग होती। अगर यहाँ पर तेल नहीं खोजे गए होते या तेल नहीं होते तो इनकी स्थिति कुछ अलग होती, लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इनकी जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है इस तेल के क्षेत्र में। इसके बाद देखते हैं तकनीकी तथा अर्थव्यवस्था। विशेषकर आधुनिक काल में तकनीक तथा आर्थिक परिवर्तन के संयोग से समाज में तीव्र परिवर्तन आया है। तकनीक समाज को कई प्रकार से प्रभावित करती है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, ये हमारी मदद करती है प्रकृति को विभिन्न तरीकों से नियंत्रित, उसके अनुरूप ढालने में अथवा दोहन करने में करती है। अर्थात तकनीक के द्वारा हम क्या करते हैं, हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाते हैं, ठीक है, और अलग अलग तरीके से हम प्रकृति को काम में लेना भी सीखते हैं। बाजार जैसी शक्तिशाली संस्था से जुड़कर तकनीकी परिवर्तन अपने सामाजिक प्रभाव की तरह ही प्राकृतिक कारकों जैसे सुनामी अथवा तेल की खोज की तरह प्रभावी हो सकते हैं।
सामाजिक परिवर्तन के बृहद दृष्टिगोचर तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण जो तकनीकी परिवर्तन द्वारा लाए गए हैं, जैसे औद्योगिक क्रांति, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा होगा। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई सबसे पहले, ठीक है, जिसके माध्यम से हमने देखा कि जो वस्तुएं थी वो मशीनों से बन रही थी बहुत ज़्यादा मात्रा में, और उसको व्यापार के लिए भेजा गया, निर्यात किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया गया। तो वो क्या है, एक तरीके से प्रतियोगिता हो गई बाज़ार में, ठीक है। अब हम आगे का जो कल पढ़ेंगे